ओए जल्दी से आप सब लिखो तो। लिखे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड मिरर। सुनो, तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को बारी बारी से लिखो, फटाफट लिखो। आज स्फेरिकल मिरर भी खत्म करना है। स्फेरिकल मिरर पूरा आपको आज करा दूंगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करना है और उसकी मैग्निफिकेशन पढ़नी है, तो उन दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ओए इसलिए ध्यान से सुनो, थोड़ा रफ्तार में करेंगे। मैंने कल वैसे आपको बताया था कि इधर सुनो, एक प्लेन मिरर है सामने में, ध्यान दो। एक प्लेन मिरर है जो रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट में है। एक ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज का स्पीड भी, लेकिन ऑब्जेक्ट जाएगा इधर और इमेज आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी? याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा सिर्फ। मैं जो बनाऊंगा आपको पूरा नहीं लिखना है, बस पॉइंट याद रखना। जितना स्पीड ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही स्पीड, जैसे मैं कहूंगा एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का स्पीड है 100, तो इमेज का स्पीड भी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज क्या जाएगा? कहने का मतलब है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। दोनों का स्पीड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो सबसे पहले केस 1 लिखिए। लिखिए मिरर इज एट रेस्ट, पहला कंडीशन लिख लो। मिरर is at rest and object is moving. Mirror is at rest and object is, mirror रेस्ट में है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? मूविंग है। तो आपसे पूछेगा बताइए क्या होगा। सुनना, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, कोई खास बात नहीं है, आप मत लिखना, आप सिर्फ समझ लो कैसे होता है, बस कहानी खत्म। सुनो तो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या मान लीजिए? d। तो इमेज भी यहां बनेगा, कल ही पढ़ाए थे, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट और ये क्या। मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट खिसक के यहां आ गया, अरे ऑब्जेक्ट यहां से मान लीजिए x खिसक गया, तो मुझे बताइए क्या इमेज x खिसक गया तो अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बचा? तो क्या इसका इमेज भी वहीं बनेगा जहां पे डिस्टेंस होगा d माइनस एक्स? तो मुझे बताइए ये इमेज कितना अपने जगह को चेंज कर लिया, ये डिस्टेंस कितना? x। अगर ये d माइनस एक्स है और टोटल t था तो ये डिस्टेंस क्या होगा? क्या समझ में आया? जितना ऑब्जेक्ट चलेगा उतना ही। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 और यहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2, तो अगर ये इमेज का पोजीशन 1 था तो ये इमेज का पोजीशन 2 है, जितना ऑब्जेक्ट चला उतना ही। यही तो बता रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान दो तो, ऑब्जेक्ट चला आगे, अरे ऑब्जेक्ट देखो राइट साइड में चल रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से खिसक के राइट में चला, तो इमेज यहां से खिसक के लेफ्ट में चला, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन क्या लगाएंगे? अब यहां से आपको याद क्या करना है, सुनना, इतना कोई आपसे नहीं पूछेगा, जस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए इमेज का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। एक अगर लेफ्ट में चल रहा है तो दूसरा, लिख लीजिए सिर्फ इतना ही पॉइंट, ये नहीं बनाओ, आप इतना मत बनाओ, अब सिर्फ लिखिए। लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू द माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे ऐसे लिख दीजिएगा vi इक्वल टू माइनस vo। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये बना के दिखा दीजिए vi वेक्टर इक्वल टू माइनस vo वेक्टर। एक और बात, अगर कोई पूछे कि दोनों वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, तो दोनों वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा भाई? सेम। और डायरेक्शन लिख लीजिएगा, दोनों का स्पीड सेम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है मतलब क्या है? स्पीड। स्पीड सेम और डायरेक्शन लिख दीजिएगा अपोजिट।
तो इतना ध्यान रखना है आपको, बस ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। कहेगा आपको ऑब्जेक्ट का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इमेज का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इतना सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। वेक्टर के फॉर्म में है तो माइनस लगा के दिखाएंगे, अगर स्पीड पूछेगा, सिर्फ उसका वैल्यू पूछेगा, तो आपको साइन लगाने की जरूरत, सिर्फ बोलना है दोनों का वैल्यू सेम और डायरेक्शन अपोजिट। नंबर 2 है ना, ये x चला था तो ये भी x चला। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, अगला लिखिएगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, दूसरा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड कौन चल रहा है? मिरर। मिरर इज मूविंग। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मिरर मूव कर रहा है। अब देखो जरा, इसमें क्या होता है, मिरर जितना चलता है इमेज उसका डबल चलता है। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में बोल रहा है, तो ऑब्जेक्ट को यहीं फिक्स कर दिए। मिरर का पहला पोजीशन ये था, सुना ध्यान से, कंसेप्ट को समझो आप। ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना d, तो इसका इमेज भी कितना डिस्टेंस पे बनेगा? d पे मान लीजिए एक इमेज बना था। अब आपने क्या किया, इस मिरर को अपने जगह से खिसका दिया, मिरर यहां आ गया। अब थोड़ा सेंस लगाना आप, मान लीजिए मिरर कितना चला दिया आपने? x, तो बोलिए अब ये डिस्टेंस d माइनस एक्स। अब अगर ये d माइनस एक्स है तो इसका इमेज भी बनेगा जहां, वो भी होगा d माइनस, मान लेते हैं इमेज यहां बन गया। ऐसे समझने के लिए जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे, देखिए तो मिरर आगे चला तो क्या इमेज भी आगे चला? इमेज पहले यहां था अब यहां है तो आगे चला ना। मिरर पहले यहां था और अब यहां है तो मिरर भी आगे चला। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। अब टेक्निक समझो, कोई तुमसे पूछे कि बताइए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बोलो तो। यहां से यहां d और ये एक्स्ट्रा x, तो टोटल d प्लस x। अब सुनना, ये डिस्टेंस कितना चला वही मुझे निकालना है, ये निकालना है, ये जगह यहां से यहां। तो सिंपल, यहां से यहां d प्लस एक्स और यहां से यहां d माइनस एक्स, इस पूरे में से इसको घटा दीजिए, आपका ये निकल जाएगा। ये है आपका d प्लस एक्स, अरे टोटल कितना था, और ये वाला वैल्यू कितना है? माइनस d माइनस एक्स। जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, d कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? 2x। आपको क्या याद रखना है, अगर आपका मिरर चलेगा x तो इमेज चलेगा 2x, यानी मिरर की स्पीड है 20 तो इमेज का स्पीड और दोनों का डायरेक्शन भी, तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ, खत्म। इसको लिख लीजिए, दोनों का डायरेक्शन क्या? सेम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन सेम, इन सेम डायरेक्शन। तो आप बस इतना याद रखिएगा, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आपसे सिर्फ पूछ देगा एक मिरर का स्पीड है 50, इमेज का स्पीड 100, मिरर का स्पीड है 20, इमेज का स्पीड 40, सेम डायरेक्शन, लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट का जितना स्पीड मिरर का भी उतना, सॉरी इमेज का भी उतना स्पीड, और मिरर का जितना स्पीड इमेज उसका डबल। ये आपको अपने माइंड में बस रखना है, कहानी खत्म। तो सिंपल कंसेप्ट है, मिरर का डबल स्पीड में चलता है इमेज और ऑब्जेक्ट के सेम स्पीड में चलता है इमेज। मिरर में डायरेक्शन सेम रहती है और इमेज में, सिर्फ ये बनाओ, पूरा मत आप छापने लगना, बस इतने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेन मिरर से जितना भी आएगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, सिर्फ हो गया है ना। दोनों कंडीशन हो तब क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला को एक साथ अटैच कर देंगे, है ना। ये लिखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, बस दोनों का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर एंड डायरेक्शन सेम। नेक्स्ट लिखिए, अगला लिखिएगा ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग। तीसरा कंडीशन तो खैर आपको पूछेगा भी नहीं आपका बिहार बोर्ड। ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग। इस बार आपका ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और मिरर भी चल रहा है। क्या करेंगे, सुनना, दोनों फॉर्मूला को लिखेंगे। पहले बताओ मिरर के लिए फॉर्मूला क्या था? 2Vm, क्या यही था? और जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा था तब फॉर्मूला क्या था? -VO था। दोनों फॉर्मूला को एक साथ जोड़ दीजिए आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, दोनों इफेक्ट को एक साथ जोड़ो, क्या हो जाएगा? 2Vm माइनस, खत्म।
लेकिन आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसको लगाते वक्त आपको साइन यूज करना पड़ेगा। इधर का साइन अगर प्लस लेंगे तो इधर का माइनस, या फिर कोई बोलेगा नहीं मुझे इधर ही प्लस लेना है तो आप ले सकते हैं, इधर क्या आपकी चॉइस है, कोई एक डायरेक्शन का इस्तेमाल करके आप ये लगा सकते हो। सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है। वैसे ये फॉर्मूला पहला कंडीशन भी बता देगा, दूसरा भी बता देगा। सोचो, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वी आई इक्वल टू 2vm, यही पढ़े थे। अगर मिरर रेस्ट में है तो ये 0 हो गया, तो वी आई इक्वल टू माइनस वी हो। तो ये दोनों फॉर्मूला को एक साथ जोड़ के बनाया गया, तो आपको दोनों फॉर्मूला को एक साथ लिख देना है, 2vm माइनस वी हो। साइन का बस ख्याल रखना है, इधर का डायरेक्शन अगर आपने प्लस लिया है तो अपोजिट को माइनस लीजिएगा, इधर का आपने प्लस लिया है तो इधर को माइनस लीजिएगा। बट चलो, आपको ये कोई काम के है नहीं आपके लिए, आपको मेन कंसेप्ट सिर्फ याद रखना है, जितना स्पीड ऑब्जेक्ट का, इमेज का स्पीड भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में, और जितना स्पीड मिरर का, इमेज का स्पीड उसका डबल। ठीक है, इसको बस दिमाग में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। यस और नो? चलिए आगे बढ़े। चलो, तो यही सब आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछे, एक मिरर के पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री घुमा दिया है, तो इमेज कितना घूमेगा? मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 30 घुमाए तो इमेज, अरे ऑब्जेक्ट जितना होता है इमेज भी उतना ही होता है। ऑब्जेक्ट को आपने 30 घुमाया तो इमेज भी अपोजिट में घूमेगा। सेम कंडीशन यार। आपको बोलेगा एक मिरर को घुमा दिया 40, मिरर को 40 घुमा दिए, इमेज, अरे इसी को चेंज करके पूछ ले एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। आपको बोला मिरर को 40 डिग्री घुमाए तो इमेज डबल, मिरर में जो इफेक्ट होगा उसका डबल, और ऑब्जेक्ट में जो इफेक्ट होगा उसके बराबर। यही तो याद रखना है यार। मिरर का इफेक्ट क्या है? डबल हो जाता है, और ऑब्जेक्ट का इफेक्ट वही रहता है, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन। मिरर को 50 डिग्री से घुमा दिए तो इमेज 100 से घूम जाएगा। ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री से घुमाए तो इमेज भी 50 घूमेगा, लेकिन अपोजिट में। एक को घुमाएंगे क्लॉक तो दूसरा घूमेगा। ये सब तो माइंड में रखना है। मिरर का जो इफेक्ट है वो सीधा डबल, और ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो उतना ही रह जाएगा। हाँ या ना? बस चलिए, तो ये सब अपने दिमाग में रखना। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर इतना ही था, इसी का सारा फंडा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए स्फेरिकल मिरर। पढ़े थे ना रिफ्रैक्ट, आप ऐसे लिख लो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, और ब्रैकेट में लिखना स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, और उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल क्या? मिरर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस, उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब बताओ स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप है? ये सब टाइम पास नहीं करूंगा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेयर से रिफ्रैक्शन होती है तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, आपको पता है। सिर्फ इसके मेन मुद्दे की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने, मैं समझाता हूं कैसे बनता है। ओए सब ध्यान दो, ओए कैसे बनता है मिरर सुनो। एक आपने स्फेरिकल सरफेस लिया, क्या लिया? पीछे से कर दिया पॉलिश। अरे पीछे से क्या कर दिया? ध्यान से देखना कैसे बनता है, कन्वेक्स और कॉन्केव। एक स्फेयर लिए, पीछे से पॉलिश, यहां से आपने एक पार्ट कट कर लिया। मुझे बताओ क्या आपको ऐसा पार्ट मिला? अरे यस और नो बोलो, क्या है ये? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। अरे हाँ है ना? अच्छा, इसी को आप कहते हो, लिख लो फटाफट, कॉन्वेक्स मिरर। ये किससे काटा गया है? स्फेयर से, इसीलिए ये किस टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर। अच्छा, मान लीजिए आप इसी को बाहर से पॉलिश करते, ध्यान दो, बाहर से क्या कर दिए, और यहां से आपने एक मिरर काट लिया। यहां से आपने कट किया तो क्या आपको ऐसा पार्ट मिला? इस बार इधर से पॉलिश है, बोलिए कौन सा मिरर? तो ऐसे बनाया जाता है कॉन्वेक्स। और आपको यह समझना है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर किससे बनाते हैं? स्फेयर को कट करके। लिख दीजिए कॉन्केव मिरर, जो आपको ध्यान रखना है। फटाफट बना लो। कैसे बना समझ में आया? एक स्फेयर को लिए, इनसाइड पॉलिश करके कट किए, कॉन्वेक्स मिला, आउटसाइड पॉलिश करके कट किए, कॉन्केव मिला। हाँ या ना? अब ये कोई आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, व्हाट इज कॉन्केव मिरर, इससे हमें कोई मतलब। अब सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है, पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब मैं लिखवाने वाला, हाँ ये सब बस आप समझो। आगे बढ़े। ओए सुनो, एक ही फिगर में मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। अच्छा मुझे बताओ तो, ओए सुनो, क्या ये स्फीयर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा? जो इस स्फीयर का सेंटर है क्या वही इसका भी सेंटर होगा? अरे इस स्फीयर का सेंटर और ये जो आपने पार्ट कट किया उस पार्ट का सेंटर सेम अलग? सेम, क्योंकि ये इसी स्फीयर का तो पार्ट है, तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैं इसको लिखवाऊंगा नहीं, सब डेफिनेशन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, समझ लो। सिर्फ जो ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है वही उसके कटे हुए पार्ट का भी सेंटर है, तो इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा सुनो, जितना रेडियस इसका है, मान लो इसका रेडियस क्या है, बोलिए क्या इसका रेडियस भी आर ही होगा? तो क्या जितना रेडियस स्फीयर का है वही रेडियस इस पार्ट का होगा? तो इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे लिखवाने की जरूरत है क्या? जिस स्फीयर से, सुनो सुनो, जिस स्फीयर से हमने मिरर को कट किया है उसके सेंटर को ही कहते हैं सेंटर ऑफ। जिस स्फीयर से आपने मिरर को कट किया है उसके रेडियस को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ। मिरर के सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? पोल। जानते हो ना ये सब, मिरर का सेंट्रल पार्ट? तो लिखिए फटाफट से ये। सुनो, मान लीजिए कि आपके पास ये एक मिरर है, सुना ध्यान से, ध्यान से सिर्फ सुन लेना। इसके सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे? पोल। कोई बताओ तो इसका सेंटर किधर बनेगा, लेफ्ट में राइट में? जिस तरफ ये गड्ढा वाला पार्ट होता है ना, गड्ढा समझ रहे हो, ये उभरा हुआ पार्ट है और ये गड्ढा वाला पार्ट है ना, तो आप मुझे बताओ स्फीयर जब बनती है तो उसकी सेंटर किधर होती है? जिस तरफ गड्ढा है, तो जिस तरफ गड्ढा है उस तरफ ही कहीं क्या होगा? सेंटर। क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? तो ये सब पॉइंट आपको पता होगा। सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या, और क्या यही रेडियस आगे एक्सटेंड कर देंगे तो इस पे नॉर्मल हो जाएगा? अरे यस और नो? स्फीयर के सेंटर से निकलने वाले जितनी भी लाइंस है वो सब उसके सरफेस पे क्या होता है? तो यही बन जाएगा उसका नॉर्मल। जैसे कोई आपको बोलेगा यहां नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए, तो सेंटर से एक लाइन खींच देंगे। कोई बोलेगा यहां नॉर्मल ड्रॉ करो, यहां से फिर हम एक लाइन खींचेंगे, यही इसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अच्छा आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस भी एक नॉर्मल लाइन है। अरे प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर से, और सरफेस को जो भी टच करने वाला लाइन पास करेगा वो सब का सभी सरफेस पे क्या है? नॉर्मल। है या ना? अच्छा बताओ, इस वाले की बात करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा है आपके पास, यहां भी क्या हो जाएगा? पोल। इसका सेंटर यहां, यह इसका क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल को आप किससे डिनोट करोगे? पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसका भी सेंटर इधर बना तो इसका रेडियस क्या होगा? तो इस तरीके से आपको यह लाइन जो भी एक्सटेंड करेंगे वो इस सरफेस पे कितना एंगल बनाएगा? 90, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर की जो भी प्रॉपर्टी है वो सब यहां पर भी काम करेगा। हाँ या ना? चलो लिखोगे सब? नहीं लिखो, सिर्फ आप समझ लो। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल लाइन, समझ जाएंगे? यस और नो? अच्छा आप बताओ फोकस क्या होता है? फोकस, फोकस जानते हो? चलो फोकस भी आपको यही समझा देता हूं, फिर डायरेक्ट सुनो सुनो। अरे देखो फोकस कैसे बनाते हैं, इधर देखो, ये हमारा क्या है? पोल। इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुनना, जिस तरफ गड्ढा है उसी तरफ सेंटर है। कोई अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस लोगे, अरे कोई लाइट रेज है जो किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैराक्सियल है। पैराक्सियल जानते हो? जिसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैराक्सियल रेज जो होती है वो अगर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही कहलाता है फोकस। एक बात और जो यहां पे मुझे समझाना था आपको, जिस तरफ सेंटर होता है ना, फोकस भी उसी तरफ होगा, ये दिमाग में रखिएगा। और ये फोकस हमारा कितना होगा सेंटर का? अरे सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है तो हमारा फोकस का डिस्टेंस r/2, यानी पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो यह आता है r/, इसी r/2 को कहते हैं फोकल लेंथ। लिख लीजिए तो, फोकल लेंथ कितना?
r/2। जो आपको इसमें जरूरत है आप लिख लो, और फिर हम वापस से बात करते हैं डायरेक्ट साइन कन्वेंशन की, है ना। तो इसमें ये होता है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। जो पेरिएक्सियल रेज होती है वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको कहते हैं फोकस। वो डिस्टेंस होता है कितना, r/2। तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना, बस हो गया। फोकस उधर ही होता है जिधर जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। इसका फोकस इस तरफ है, उसी प्रकार से उसका निकालते तो फोकस उस तरफ बनता है, जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी तरफ फोकस। तो आप बना के दिखा दीजिए। ये फोकल लेंथ का वैल्यू r/2 लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बस हो गया। एक कोई बना लो, यही बना के दिखा दो। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद, अरे पेरिएक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, तो पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल, पोल से सेंटर के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां से यहां रेडियस ही तो होगा। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। लिखे, ओए फोकस कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही क्या होता है, जानते हो ना सब। चलिए नीचे लिखिए साइन कन्वेंशन, ये लिखो, इसका जरूरत आपको पड़ेगा, इसको ध्यान से सुनना। साइन कन्वेंशन, ओए सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा सुना। साइन कन्वेंशन लेने में आप सब गलती करते हो, थोड़ा ध्यान सुना। जिसको दिक्कत होता है ना वो मैथ के जैसा सोचना। इतना बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहां पे कौन सा पॉइंट, यहां पे कौन सा पॉइंट, इधर की तरफ को आप लेते हैं प्लस, अरे प्लस एक्स, राइट साइड में आप क्या ले रहे हो, लेफ्ट साइड में ऐसे लेते हो। फिर इधर की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस वाई, और नीचे की तरफ। अब सुनना, अगर आपको किसी को साइन लेने में दिक्कत हो तो प्लीज आप इधर दिमाग लगाना, और यही कंडीशन आप किस में लगा देना, मिरर में या लेंस में। सुनो मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, समझने के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आई होप ये आपको बहुत आसान लगता है। वही चीज यहां करेंगे, आज के बाद गलती नहीं करना कोई भी। सुनना, ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, मान लो कि ये तुम्हारा ओरिजिन है, समझ लो। अब इसको क्या मान लो, तो बोलिए इधर की तरफ क्या ले लेना चाहिए और इसके अपोजिट को, क्या मैथ जैसा हो गया, ऊपर को क्या ले लेंगे और नीचे को। लेकिन कंडीशन है, सुनना, आपको यह मान के चलना है, या फिर आप कभी भी जब ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे ना तो आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, देखो रियल रूल ये नहीं है, रूल कुछ और है, लेकिन आपको चूंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं तो एक बात दिमाग में रखो, यह कंडीशन तभी काम करेगा जब आप ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड। ओए मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, अरे ऑब्जेक्ट रखना तो हमारे हाथ में है, कभी डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम राइट रखे लेफ्ट रखे, मेरे हाथ में है, तो हम उसको किधर रख लेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, ये बात दिमाग में रखना है आपको, ऑब्जेक्ट किधर है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है इससे, तो यहां पर आपका बन गया
इधर की तरफ बन गया पॉजिटिव और इधर की तरफ बन गया, ऊपर बन गया पॉजिटिव और नीचे बन गया। अब देखो रियल में रूल क्या होता है, सुनना। ओए, मैंने ऐसा क्यों कहा उसको सुनना। मान लीजिए यहां ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट रेज निकल रही है और ये निकल के जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको लेते हैं प्लस और उसके अपोजिट को लेते हैं। बताओ तो ये रेज निकल के किधर जाना चाहती है, क्या राइट तरफ, इसलिए राइट साइड का हो गया पॉजिटिव और लेफ्ट साइड का। तो आप जानते हो ये कंडीशन तभी काम करेगा जब आप ऑब्जेक्ट को किधर रखोगे, इधर। अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है तो आपके इस तरफ का हो जाएगा पॉजिटिव और इस तरफ का, और ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे हो जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स के जैसा काम करेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा ओए, सारा डिस्टेंस आप मेजर कहां से करते थे मैथ में, तो यहां पर ओरिजिन किसको आपने माना है, तो यहां पे सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। लिखिए साइन कन्वेंशन, लिखो फटाफट, साइन कन्वेंशन। पहला पॉइंट, सारा डिस्टेंस जैसे आप मैथ में मेजर करते थे ओरिजिन से, वैसे आपको मिरर या लेंस में मेजर करना है। लिखिए ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हमने ओरिजिन किसको मान लिया है मैथमेटिक्स के जैसा, पोल को। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, तो जो भी डिस्टेंस आपको दिया जाएगा वो सारा का सारा डिस्टेंस कहां से लेते हैं। जैसे याद करो, आप लोग पढ़े होंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/, तो u डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से। इमेज का डिस्टेंस भी कहां से, पोल से। फोकल लेंथ भी कहां से, दिमाग में रखना है। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, नंबर 2, सुनो इधर, ध्यान दो। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो ये रेज निकल के किधर जाना चाह रही है, यहां से रेज निकल के इधर ही तो जाएगी। जिस तरफ आपकी रेज जाती है वो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट में लिखिएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, along the direction of incident rays is taken as positive, along the direction of incident rays, along the direction of incident rays is taken positive। जिस तरफ आपकी रेज जा रही है उसको क्या लेते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है मैथमेटिक्स टाइप का, वो जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक है सिर्फ। रियल रूल क्या होता है, जिधर रेज जा रही है उधर पॉजिटिव, और अपोजिट टू इट taken as, along the direction of incident rays taken as positive, and opposite to it, लिखो फटाफट, and opposite to it, and opposite to it taken as negative, and opposite to it taken as negative। सुनो इधर देखो, यहां ऑब्जेक्ट है ना, रेज इधर गई तो रेज इधर गई तो ये पॉजिटिव और इसका पीछे नेगेटिव। अच्छा सुनो, ये क्या है, अरे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे, लिखिए थर्ड पॉइंट, above the principal axis, above the principal axis, above the principal axis, above the principal axis taken as, above the principal axis taken as positive, above the principal axis taken as positive, and below the principal axis, above the principal axis taken as positive, and below the principal axis taken as negative, and below the principal axis taken as, ओए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या, पॉजिटिव और नीचे। ओए सुनो इधर, साइन कन्वेंशन का रियल रूल तो ये है कि जिस तरफ रेज जा रही है उस तरफ प्लस और उसके पीछे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस और नीचे।
बट यहां पे आप मैथमेटिक्स के जैसा सोचना, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा है तो आपका इधर प्लस और इधर, और ऊपर प्लस और नीचे ऐसे। फंडा समझे? इधर देखो, अगर मैं कहूं कि लाइट ऐसे है, आप बताओ, लाइट सीख लो, अगर तुम साइन कन्वेंशन लगाना जानोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बोलिए किधर पॉजिटिव? क्या ये लाइट एरो इधर जाने की तरफ दिखा रहा है? तो मिरर के इस तरफ क्या, और इस तरफ। सुनो तो, अगर मैं मिरर ऐसे रख दूं, मैं कहूं मेरा ऑब्जेक्ट यहां है, ऐसे राइट जा रहा है, अब क्या होगा? क्या उस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस? तो मैं ये कह रहा हूं कि जस्ट एक ट्रिक के लिए, आपकी सुविधा के लिए सिर्फ वो बताया हूं। मेन कंसेप्ट जो काम करता है वो ये, जिधर लाइट रे जाती है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट में, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर देखेंगे तो प्लस और नीचे। ये रूल बहुत इजी है, तो इस चीज को ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो मिरर फॉर्मूला। लिखो फटाफट, मिरर फॉर्मूला क्या था? क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू, लिख लीजिए। और एक और चीज आप याद रखना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन किसे डिनोट करते हैं? वैसे तो मैग्निफिकेशन 3 टाइप का होता है, बट आपको मैं सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगा, एक ही आपके काम का है। मैग्निफिकेशन आप क्या लोगे? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इक्वल टू -v बाई, आपके काम का यही होगा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, देखो देखो, इसको बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन कहा जाएगा तब भी आपको लैटरल ही समझना है, अदरवाइज मैग्निफिकेशन के 3 टाइप है, लीनियर मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन। जब आप लेंथ या हाइट को देखते हो तो लीनियर, 1 डायमेंशन हो तो लीनियर, 2 डायमेंशन हो तो एरिया बन जाता है ना, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं, और अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो तो वॉल्यूमेट्रिक हो जाती है। तो आपको वो सब नहीं करना है। लीनियर में भी 2 टाइप होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। आपको सिर्फ कौन सा पढ़ना है? आप सिर्फ इतना दिमाग में रखो, मैंने आपको बोला था ना बहुत कॉन्साइज करके बताऊंगा जितना आपके काम का है। आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन कहेगा तो आप क्या समझोगे? मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, सिंपल, और उसका वैल्यू होता है -v बाई। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सुनो, इसको मैं पहले 1-2 क्वेश्चन आपको लगाना सिखाऊं या डायरेक्ट प्रूफ करूं? चलो प्रूफ करते हैं, फिर लिखिए, हैं? पहले लिख लो। मिरर फॉर्मूला का प्रूफ अच्छे से सीखना, बहुत आराम से बताऊंगा। हाँ, इसमें 2 चीज मुझे पढ़ाना है, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, दोनों मैं आपको अभी अच्छे से सिखाता हूं, है ना? आराम से ध्यान से सीख लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए, आगे बढ़े। चलो, ओए लिखो तो, मिरर फॉर्मूला। इसको ध्यान सुना, इसको आराम से प्रूफ करते हैं। देखो एक मिनट सुन लो, जो मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर पाएगा वही स्फेरिकल डिफ्रैक्शन भी कर पाएगा, और स्फेरिकल डिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं आराम से करवाऊंगा, नहीं सीखोगे जानना तुम। सुनो, सबसे बहुत इजी है, ध्यान से सुनो, सिर्फ 2-3 स्टेप याद रखना है आपको। 5 मार्क्स में 4, मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं, यहां से यहां भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको बढ़िया से कीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको लाइट पढ़ाना शुरू किया था पहले। सुनिए, मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है। कौन सा मिरर? अरे कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? कॉनकेव है। क्या हम कॉन्वेक्स में ही प्रूफ कर सकते हैं? कॉनकेव में मैं करता हूं, कॉन्वेक्स में आप करके घर से लाओगे, ठीक है? सुनो, ओए, इसका सेंटर किधर? इस तरफ, मान लीजिए ये सेंटर है। इसका फोकस किधर? सेंटर और पोल के बीच में, यस, आधे पे, यही होगा।
अब सुनो, आप ना यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखे, अभी लिखना कुछ मत, सिर्फ सुनो, लैंग्वेज लिखवाऊंगा फिर लिखेगा। आपने यहां क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेते हैं, यू। अरे ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, लाइट रेज पहुंचा कहां, मिरर के पास। क्या यहां से रिफ्लेक्शन होगा, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना चाहिए, तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करेंगे हम स्फेरिकल में, सेंटर से। क्या सेंटर से मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इसको मैंने क्या माना, जितना एंगल इसने बनाया नॉर्मल के साथ ऊपर, उतना ही एंगल नीचे बना के क्या ये लौट जाएगा, और जहां पर ये लौट के आएगा और इंटरसेक्ट करेगा वही कहलाएगा इसका क्या, इमेज। पहले ये फिगर बनाने आया, एक रेज गई कितने एंगल पे, आई पे, रिफ्लेक्ट कितने पे की, आर पे, और आई और आर दोनों बराबर होता है, जितना एंगल पे ये गया नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल पे वापस लौट गया, और जहां पर इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस को वही क्या हो गया इसका, इमेज। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट से कितना रेज लेना, तो दो ले चुके हैं हम, आपको दिख नहीं रहा है, आपने तो एक रे ये लिया जो रिफ्लेक्ट करके आया, और आप बताओ क्या प्रिंसिपल एक्सिस खुद एक रेज है, अरे प्रिंसिपल एक्सिस से एक रेज गई और टकरा के लौटी, क्या प्रिंसिपल एक्सिस खुद एक नॉर्मल लाइन है, अरे स्फीयर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होता है ना, क्योंकि कहां से पास करता है ये, सेंटर से, और एक स्फीयर में सेंटर से पास करने वाला सारा लाइन क्या है, नॉर्मल है। तो इसी लाइन के अलोंग एक रे गया और इसी लाइन पे लौट गया, तो एक रेज आपका ये हो गया। किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी रेज लेनी होती है, और एक रेज तो आपका ये है जो ऐसे निकल के गया और रिफ्लेक्ट करके आया, जहां पर इंटरसेक्ट किया दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद वही कहलाता है। खैर पहले आपको ये फिगर बनाने आना चाहिए, फिर इस वाले एंगल को क्या मानेंगे, अरे इतना फिगर तो बना ही लोगे। दूसरा सुनो, नॉर्मल लाइन का जो है उसके एंगल को क्या मान लेंगे, बीटा, और ये जो रिफ्लेक्ट करके रेज आई है इस एंगल को, तीन आपको एंगल मानना है, अल्फा बीटा और ये ओ हो गया, इस पॉइंट को मान लेंगे ए, ये आई ये सी, सब तो है ही। देखो इसमें दो ट्रायंगल आपको देखना है, ओए ट्रायंगल देखो, ए ओ सी, ए ओ, दूसरा ट्रायंगल ए आई सी, एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ और एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ है एओसी और इमेज के साथ है एआईसी, दोनों ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे और हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। पहले आप नीचे एक लाइन लिखिए, लेट अस कंसीडर, लिखो, लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल मिरर, let us consider a spherical mirror, let us consider a spherical mirror of radius r, of radius r, of radius r and focal length of radius r and focal length f। इसका रेडियस मैंने आर माना और इसका फोकल लेंथ क्या है एफ, कॉमा एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लेते हैं u, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस u from pole, an object is kept at distance u from pole so that its image forms, so that its image forms at distance v, its image forms at distance v from pole। इमेज भी कहां से बन रहा है, पोल से। बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक u, और इमेज का डिस्टेंस कितना v, ऐसे आपको दिखा देना है। हाँ अब फिगर बना लीजिए, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u होता है और पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस v होता है।
और जो फोकल लेंथ है वो तो आपको पता है, एफ कितना होता है फोकल लेंथ, आर बाय, हाँ हाँ, तुम क्या फिगर खाली देख के छोड़ देगा? मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन प्रूफ कर देते हैं और इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका स्पेरिकल रिफ्रैक्शन, खत्म ही करना है फटाफट। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। चलो ट्रायंगल बनाए इसको, दो ट्रायंगल लेना है, एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक, करके जाना प्रैक्टिस। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन भी इसी पे है, 3 मैं यहां पे करवाऊंगा आपको टोटल प्रूफ, एक पूछा जाएगा। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप 2 कराऊंगा, वहां भी एक पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, कोई एक करना होगा। जिसको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप नहीं करना हो छोड़ सकते हो, ये तीनों अच्छे से करके जाना फिर, है ना। 2 पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में यहां से प्रूफ, उसमें से आपको करना होता है एक। लिखे इन ट्रायंगल, ओए देखो तो, एओसी, एओसी बोलिए तो, एओसी ट्रायंगल में आपको लगाना है रूल, इंटरनल एंगल का जो सम है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। देखो जरा ध्यान से, एओसी में कौन कौन सा एंगल है जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल मतलब ट्रायंगल के अंदर, अल्फा और आई। ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अल्फा और आई ट्रायंगल के अंदर है, तो अल्फा प्लस इक्वल टू, बाहर कौन है, बीटा, इक्वल टू बीटा। आपको ये पता है ना, इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल के बराबर होता है, पता है कि नहीं? नहीं पता तो मैं प्रूफ कर सकता हूं, कर दूं क्या? मान लो ये 70, ये 30, कितना हुआ? तो मुझे बताओ तो ये कितना होगा, जल्दी बता दो। अरे 70 30 100, तो ये कितना? अरे 180 होता है ना। लेकिन तुम जरा ध्यान से सुनना, मैं बिना देखे बता रहा हूं, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, चेक करके देख लो। ये कितना होगा? क्या टोटल 180 होता है? ये 80 है तो ये 100 होना चाहिए था, क्या इन दोनों के सम के बराबर है? इन दोनों के सम के बराबर यहां वाला एंगल होगा। ये 30 है तो बाहर कितना? अरे ये सुनो, इन दोनों के सम के बराबर ये होगा, ये 80 और 30 कितना? 110। देखो सब बना, इंटरनल एंगल का सम इक्वल टू एक्स। अरे आया तुम्हें? बोलो आई इक्वल टू, अरे ये बचपन में तुम गणित में पढ़ा होगा, बीटा माइनस इक्वेशन 1, लिख लो। दूसरा बताइए ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल दूसरे कलर से, इन ट्रायंगल एआईसी, बताइए एआईसी में इंटरनल कौन? अरे बीटा और आर, बीटा और एक्सटर्नल कौन? गामा। तो बोलिए आर इक्वल टू गामा माइनस, ये इक्वेशन नंबर हो गया, और लगा दो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, जो आएगा वो प्रूफ। ए तुम्हें टफ लगा क्या? हमें कुछ लगा ही नहीं, अब लगना बंद हो गया है। ओए एओसी एआईसी लिखो जल्दी से। क्या लगाएंगे? फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लिखेंगे? अरे आई इक्वल टू, बोलो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, इधर आ गया 2 बीटा इक्वल टू
गामा प्लस अल्फा। एंगल जब बहुत छोटा होता है तो क्या हम लोग टेन अल्फा को अल्फा कह सकते हैं? तो उस छोटे एंगल के प्रिंसिपल से हम बीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन बीटा, गामा को टेन गामा और अल्फा को बीटा अल्फा गामा। 10 का वैल्यू यहां से ढूंढ के यहां रख दो, सारा प्रूफ हो जाएगा। आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा और टेन थीटा इक्वल टू भी थीटा होता है जब एंगल बहुत छोटा हो तो। साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा तीनों बराबर होता है इफ एंगल इज वेरी वेरी। तो इसी प्रिंसिपल के हिसाब से बीटा को हम टेन बीटा कह सकते हैं। स्मॉल एंगल प्रिंसिपल, टेन गामा को सॉरी गामा को टेन गामा और अल्फा को टेन अल्फा। जल्दी से बताओ 10 बीटा का वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, तो सुनो, ये बीटा है ना, इस ट्रायंगल को देखो तो 10 बीटा, बीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन? एपी और बेस कौन? सीपी। देखो 2 AP अपॉन CP। यहां से देख लो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस ना। बीटा के सामने कौन सा साइड? AP और बेस कितना? तो वही तो लिख दिए AP बाय CP। सब में परपेंडिकुलर AP ही होगा। गामा का देखो, यह ना गामा, गामा के सामने कौन? AP और उसका बेस IP। क्या हो गया? AP अपॉन IP। अगला देखिए अल्फा, इसके सामने भी कौन? AP और इसका बेस OP। ये हो जाएगा AP अपॉन, वैल्यू रख दो, अरे वैल्यू रख दो सबका। बोलो क्या AP कॉमन आके सारा कैंसिल? यहां बचा 2, अरे AP कॉमन ले लिए। बोलिए CP मतलब क्या? C क्या? सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस R, सेंटर का डिस्टेंस R इक्वल टू 1 अपॉन IP, I फॉर इमेज, इमेज का डिस्टेंस V प्लस 1 अपॉन OP, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा सुनो ना, सब इसी तरफ है ना, इस तरफ के साइन को क्या माने थे? अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखें तो इधर को क्या मान रहे हैं? क्या सभी के साइन माइनस? सब में माइनस लगाएंगे, क्या सारा माइनस कैंसिल? ये बन गया 1 बाई R बाई 2 इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई R बाई 2 क्या होता है? तो 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई V प्लस 1 बाई, खत्म। क्या मेरा जो फोकल लेंथ था F वो किसके बराबर था? हो गया। जैसे आपने इसको प्रूफ किया, स्फेरिकल डिफ्रैक्शन भी ऐसे ही करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देख लो। कुछ नहीं किया, 3 एंगल मैंने माना, अल्फा बीटा और गामा। 2 ट्रायंगल मैंने लिया, एक ट्रायंगल था आपका AOC और दूसरा ट्रायंगल था AIC। इंटरनल एंगल का सम इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, और दूसरे में भी इंटरनल एंगल का सम इक्वल टू, 2 बार लगाया और इक्वल कर दिया I बराबर R। जो वैल्यू आया उसको लिख दिए। समझे कुछ? बोलो, क्वेश्चन दूं? मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर दूं? हाँ? तो इस पे एक क्वेश्चन कर लो। देखो छोटा, तुम लोग का एग्जाम आने वाला है और 15-16 कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, an object is kept, an object is kept at distance 60 centimeter, an object is kept at distance 60 centimeter from concave mirror,
फ्रॉम कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, ऑफ कॉन्केव मिरर, from concave mirror of radius 40 centimeter, then find focal length, position of image, और मैग्निफिकेशन। करो। अच्छा, आप लोग जानते हो कॉनकेव मिरर का फोकस प्लस में लेंगे कि माइनस में? अरे जिस तरफ सेंटर उसी तरफ फोकस ना, तो इसका सेंटर इधर होगा तो फोकस भी। तो अब बताओ इस तरफ का साइन क्या लिए थे? माइनस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बोले थे लेफ्ट में ही रखना। ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या है? माइनस ही है। जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना उसको प्लस में लेते हैं। अगर लिखा रहेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब आपको u प्लस में लेना है, वरना आपको माइनस में लेना है। कुछ नहीं है, u का वैल्यू कितना? अरे u एक मिनट, लेफ्ट साइड को माइनस मानो और राइट साइड को मानो ना, आपके काम चल जाएगा आपके बोर्ड लेवल में। इधर को अगर माइनस मानोगे तो ऑब्जेक्ट कितना? बोला था ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखना है, तो -60। आप बताओ तो इसका फोकल लेंथ किधर बनेगा? माइनस नेगेटिव में या पॉजिटिव में? इस तरफ है। माइनस रेडियस है 40, तो फोकल लेंथ होता है r/2, यानी 40 का हाफ कितना? लगा दीजिए 1/v + 1/u = 1/f। करो खुद से सॉल्व। ओए जिसको नहीं आता है, दिक्कत होता है, वो चीज सुन लो। कॉनकेव मिरर हो, फोकस लेंगे नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लिखा रहे, फोकस लेंगे पॉजिटिव। आप इसका इस्तेमाल मिरर में भी कर सकते हैं और लेंस में भी आपका काम चल जाएगा। ये साइन याद रखना। कॉनकेव कहूंगा फोकस नेगेटिव, कॉन्वेक्स कहूंगा फोकस पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे आप? माइनस में। अगर ऑब्जेक्ट में कहेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तब आप प्लस लेना, नहीं तो माइनस ही चलेगा। बोलिए क्या आएगा? 1/v + 1/-60 = 1/-20। नहीं करा सॉल्व? तो 1/v क्या हो गया? 1/60 - 1/20, दोनों का एलसीएम 60। 1 - 3 -2/60। बोलो v कितना? -30। और एक मिनट, एक चीज और सीख लो। इमेज क्या आया? माइनस में। सुनो नेगेटिव अगर आ जाए v, कैसा इमेज? रियल इमेज। ये सब याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव में आ जाए v, वर्चुअल इमेज। तो कैसा इमेज बनेगा इसमें? रियल। पहला था फोकल लेंथ तो डायरेक्ट निकल गया, कितना? हाफ रेडियस का, -20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपसे v पूछा है, कितना? -30। कैसा इमेज है? माइनस है तो रियल। मैग्निफिकेशन लगा दो, m = -v/, तो -v कितना? -30 और u कितना? -60। कितना आ गया? -1/2। अच्छा, -1/2 में माइनस को छोड़ो, वैल्यू क्या है? 1/2। 1 से छोटा है, और 1 से छोटा होता है तो कैसा इमेज? स्मॉलर इमेज। अरे कैसा इमेज? स्मॉलर इमेज। और माइनस का मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। यहां जो मैग्निफिकेशन में साइन है ना, उससे यह पता चलता है कि सीधा या उल्टा। माइनस आ जाए तो उल्टा इन्वर्टेड, और प्लस आ जाए तो सीधा इरेक्ट। और अगर ये वैल्यू जो है 1/2, अगर 1 से बड़ा आ गया तो लार्ज इमेज, और 1 से छोटा आ गया तो स्मॉलर इमेज। इमेज अगर नेगेटिव आया, v का वैल्यू रियल इमेज, प्लस आ गया तो वर्चुअल इमेज।
फोकस आपका अगर नेगेटिव रहे, कॉनकेव मिरर, पॉजिटिव रहे कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट का वैल्यू नेगेटिव रहे तो रियल ऑब्जेक्ट, और पॉजिटिव हो जाए तो लिख रही है क्या? एक चीज लिख लो तो, ओए, यू अगर नेगेटिव हो कैसा ऑब्जेक्ट? रियल ऑब्जेक्ट। यू अगर पॉजिटिव हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये दो याद करो। वी अगर नेगेटिव हो रियल इमेज, वी अगर पॉजिटिव हो वर्चुअल इमेज। फोकस अगर नेगेटिव हो कॉनकेव, फोकस अगर पॉजिटिव हो कॉन्वेक्स। ओए, एक बात ध्यान रखना, जो आप यहां पढ़ रहे हैं वही आपके लेंस में भी काम करेगा, सिर्फ लेंस में ये काम नहीं करेगा। ये वाला और ये वाला लेंस में भी चलेगा और मिरर में भी चलेगा, आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से, अदरवाइज तो बाकी कहानी बहुत बदल जाती है। और इसके लिए देख लीजिए, ये आपके किसके लिए है? सिर्फ मिरर के लिए। लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा, इमेज वाला। ये दोनों सेम रहेगा और ये वाला जो है वो मिरर में काम करेगा, लेंस में इसका उल्टा। तो आप इसको एक दो बार देखना। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मैं बोल दूंगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप समझ जाना यू क्या लेना है, पॉजिटिव। बस
कल जुड़े हो अच्छा से क्लास किया।